हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से क्वेश्चन लेके आए। इसके पहले मैंने 30 क्वेश्चन करा दिए थे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से। आज 31 से देखेंगे। अगर आपने इसकी फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर इसकी फर्स्ट वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा। आज सेकेंड वीडियो है इसकी। ओके, सो लेट्स बिगिन। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट वीडियो में इसके 30 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। आज 31 से देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हु मार्क्स अराइवल ऑफ रेनेसेंस इन इंग्लैंड। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंग्लैंड में पुनर्जागरण के आगमन का प्रतीक कौन है। तो इंग्लैंड में पुनर्जागरण के यानी कि अराइवल ऑफ रेनेसा का मार्क्स कौन है, यानी कि प्रतीक कौन है, तो जेफरी चौसर ही है। यहाँ पे दिया गया जेफरी चौसर, इनका जन्म कब हुआ था 1340 में। इनकी डेथ कब हुई थी 25 अक्टूबर 1400 के बीच हुई थी। वॉज एन इंग्लिश पोएट एंड ऑथर, ये एक इंग्लिश पोएट और ऑथर भी हैं। वाइडली कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट ऑफ द मिडिल एज, ये मिडिल एज के सबसे महान इंग्लिश पोएट जाने जाते हैं। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर द कैंटरबरी टेल्स, इनका एक वर्क है द कैंटरबरी टेल्स, ये उसके लिए जाने जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। तो फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री के रूप में कौन जाना जाता है, तो ये भी आपके जेफरी चौसर ही जाने जाते हैं। जेफरी चौसर हैज़ बिन कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लिए भी जाने जाते हैं जेफरी चौसर। और ऑल अल्टरनेटिवली द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री के लिए भी जाने जाते हैं। अमंग चौसर्स अदर इम्पॉर्टेंट वर्क्स जैसे द बुक ऑफ द डचेस, द हाउस ऑफ फेम, द लीजेंड ऑफ गुड वीमेन, ट्रॉलिस एंड क्रेसिडा, ये चौसर के कुछ इंपॉर्टेंट कुछ प्रोमिनेंट वर्क हैं। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। विच एज रेनेसेंस इन्फ्लुएंस्ड मच। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कौन से एज को रेनेसा ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था। कौन से एज को रेनेसा ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था, तो एलिजाबेथन एज को सबसे ज़्यादा रेनेसा ने प्रभावित किया था। देख लेते हैं। The English Renaissance was a cultural and artistic movement in England from the early 16th century to the early 17th century. तो अंग्रेजी पुनर्जागरण 16वीं सदी की शुरुआत से 17वीं सदी की शुरुआत तक इंग्लैंड में एक सांस्कृतिक और कलात्मक आंदोलन था। ओके, एलिजाबेथन पीरियड इज रेफर्ड एज द गोल्डन एज। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एलिजाबेथन पीरियड को क्या कहा जाता था, गोल्डन एज के रूप में जाना जाता था। Okay, that represented the apogee of the English Renaissance and saw the flowering of poetry, music and literature. आगे क्या कहा जा रहा है, जो अंग्रेजी पुनर्जागरण के शिखर का प्रतिनिधित्व करता था और कविता, संगीत और साहित्य का विकास हुआ था। एलिजाबेथन एरा इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 16th century इज यूजली रिगार्डेड एज द हाइट ऑफ द इंग्लिश रेनेसेंस। 16वीं शताब्दी के हाफ में एलिजाबेथन युग को आमतौर पर क्या कहा जाता था, 16वीं शताब्दी के हाफ में एलिजाबेथन एज को आमतौर पर अंग्रेजी पुनर्जागरण का चरम माना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट बुक दैट वाज रिटन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रेनेसेंस इन इंग्लैंड। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि पहली पुस्तक कौन सी है, पहली बुक कौन सी है जो इंग्लैंड में रेनेसेंस के प्रभाव में लिखी गई। ये चीज़ पूछी जा रही है कि इंग्लैंड में पुनर्जागरण के प्रभाव में लिखी गई पहली पुस्तक कौन सी है, तो यूटोपिया है। यूटोपिया कब आई है, 1516 में आई है। ये थॉमस मूर का वर्क है, देख लेते हैं। यूटोपिया इज़ अ वर्क ऑफ फिक्शन एंड सोशल पॉलिटिकल सटायर बाय थॉमस मूर। तो यूटोपिया क्या है, यूटोपिया थॉमस मूर की काल्पनिक और सामाजिक राजनीतिक व्यंग्य की कृति है, यानी कि व्यंग्य का क्या है, एक वर्क है। फिक्शन एंड सोशल पॉलिटिकल सटायर का क्या है, एक वर्क है यूटोपिया। किसका, थॉमस मूर का। रिटन इन लैटिन, जो लैटिन में लिखी गई है, एंड पब्लिश्ड इन 1516, और 1516 में ये पब्लिश हुआ है। द इंग्लिश स्कॉलर्स एंड द मैन ऑफ लेटर्स राल्फ रॉबिन्सन ट्रांसलेटेड द बुक इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अंग्रेजी विद्वान और साहित्यकार राल्फ रॉबिन्सन ने इस पुस्तक का अनुवाद किया था, मतलब इस बुक को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। एंड पब्लिश्ड 1551, और बाद में इसको 1551 में पब्लिश किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। मतलब कहा जा रहा है कि यूटोपिया क्या है, एक फिक्शन एंड सोशल पॉलिटिकल सटायर है, सटायर वर्क है। किसका है, थॉमस मूर का है, जो कि लैटिन में लिखा। थॉमस मूर ने इसको किस में लिखा था, लैटिन में लिखा था।
पब्लिश कब हुआ था? 1516 में। बट जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया था? राल्फ रॉबिन्सन ने। और इंग्लिश स्कॉलर्स कुछ थे, और राल्फ रॉबिन्सन थे, ये एक साहित्यकार थे, इन्होंने इंग्लिश में इसको क्या किया था? ट्रांसलेट किया था। और फिर देन इन्होंने 1551 में इसको पब्लिश किया था। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पहली पुस्तक ऐसी है जो रेनेसा के प्रभाव में लिखी गई थी, अंडर द रेनेसा। ओके, नेक्स्ट, हु रोट यूटोपिया? वही क्वेश्चन फिर से आ गया, यूटोपिया किसने लिखी है? तो थॉमस मोर ने लिखी है। ठीक है, द टर्म यूटोपिया वॉज क्वाइंड बाय सर थॉमस मोरे for his 1516 book Utopia, describing a fictional island society in South Atlantic Ocean off the coast of South America। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो यूटोपिया है, यूटोपिया शब्द है सर थॉमस मूर द्वारा उनकी 1516 की पुस्तक यूटोपिया के लिए क्वाइन किया गया था। मतलब यूटोपिया जो टर्म है, इनका जो 1516 में यूटोपिया वर्क आया है, उस बुक के लिए इसको क्वाइन किया गया था, इस टर्म को। ओके, क्वाइन किया गया था। आगे कह रहे हैं जिसमें दक्षिण अमेरिका के तट पर दक्षिण अटलांटिक महासागर में एक काल्पनिक द्वीप समाज का वर्णन किया गया था। इसमें क्या किया गया है? एक फिक्शनल आइलैंड है जिसमें दक्षिण अमेरिका के तट पर दक्षिण अटलांटिक महासागर में एक काल्पनिक द्वीप का वर्णन किया गया था। द बुक वॉज रिटन इन लैटिन। ये जो बुक लिखी गई थी ये लैटिन में लिखी गई थी। बाद में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कौन किया था? तो इंग्लिश स्कॉलर्स थे और एक साहित्यकार थे राल्फ रॉबिन्सन, इन्होंने ही ट्रांसलेट किया था अंग्रेजी में, अंग्रेजी भाषा में, और बाद में इसको 1551 में पब्लिश कराया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मूवमेंट स्पेशली नोन फॉर मेकिंग रिलीजन फ्री फ्रॉम करप्शन एंड सुपरस्टिटियस थॉट? यहाँ पे कहा जा रहा है कि कौन सा आंदोलन धर्म को भ्रष्टाचार और अंधविश्वासी विचारों से मुक्त कराने के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? ऐसा कौन सा मूवमेंट है जो स्पेशली विशेष रूप से करप्शन यानी कि धर्म को भ्रष्टाचार, सुपरस्टिटियस थॉट से मुक्त कराने के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो रिफॉर्मेशन, ये मूवमेंट था, रिफॉर्मेशन मूवमेंट था। इन्होंने जब ये मूवमेंट आया तो इसमें क्या था कि जो धर्म को भ्रष्टाचार और जो सुपरस्टिटियस थॉट थी, अंधविश्वासी जो विचार है, इसको ख़त्म करना चाहता था ये मूवमेंट। रिफॉर्मेशन मतलब ये होता है सुधार का आंदोलन। ओके, अब इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा रिफॉर्मेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। द रिफॉर्मेशन, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन और द यूरोपियन रिफॉर्मेशन, मतलब सुधार यानी कि रिफॉर्मेशन मतलब ये होता है सुधार, प्रोटेस्टेंट सुधार या यूरोपीय सुधार, वॉज अ मेजर मूवमेंट विद इन Western Christianity in 16th century Europe that posed a religious and political challenge to the Catholic Church and in particular to the papal authority। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि 16वीं शताब्दी के यूरोप में पश्चिमी ईसाई धर्म के भीतर एक प्रमुख आंदोलन था जिसने कैथोलिक चर्च और विशेष रूप से पोप प्राधिकरण के लिए एक धार्मिक और राजनीतिक चुनौती पेश की। चुनौती क्या की? पेश की। ओके, आगे देखते हैं। It was initiated in response to the growing sense of corruption, administrative errors, abuses and discrepancies by the Catholic Church। आगे क्या कहा जा रहा है? इसकी शुरुआत कैथोलिक चर्च द्वारा भ्रष्टाचार, प्रशासनिक त्रुटियों, दुर्व्यवहार और विसंगतियों की बढ़ती भावना के जवाब में की गई थी। इसकी शुरुआत की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्या है? मार्टिन लूथर इन जर्मनी हु पब्लिश्ड इन 95 थीसिस इन 1517। क्या कहा जा रहा है कि जर्मनी में मार्टिन लूथर ने, जिन्होंने 1517 में अपने 95 थीसिस प्रकाशित किए, पब्लिश किए। नेक्स्ट देख लेते हैं। एंड जॉन कॉल्विन, आगे क्या कहा जा रहा है? और जॉन कैल्विन इन स्विट्जरलैंड हु पब्लिश्ड इन इंस्टीट्यूशियो क्रिश्चियंस रिलीजियस आर इंस्टीट्यूट्स ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन इन मार्च 1536। कहा जा रहा है कि और स्विट्जरलैंड में जॉन कैल्विन, जिन्होंने मार्च 1536 में अपने इंस्टीट्यूटियो क्रिश्चियाना रिलीजन्स या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन प्रकाशित की। ठीक है, वर द लीडर्स ऑफ दिस मूवमेंट, इस मूवमेंट के वो क्या थे? लीडर थे, नेता थे। अदर इम्पॉर्टेंट रिफॉर्मर्स वर हाल्ड्रिच जिंगली, फिलिप मेलान कथान, मार्टिन बूशर
और एनाबैप्टिस्ट थे। तो और भी इम्पोर्टेंट रिफॉर्मर कौन थे, और भी महत्वपूर्ण सुधारक कौन थे, तो आपके हाल्ड्रे जिंगली थे, जैसे फिलिप मेलान कथान थे, मार्टिन बूशर थे और एनाबैप्टिस्ट थे। ये और इम्पोर्टेंट रिफॉर्मर्स थे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ रिफॉर्मेशन मूवमेंट इंग्लिश किंग वॉज डोमिनेटेड बाई। तो सुधार आंदोलन के समय, मतलब रिफॉर्मेशन मूवमेंट के समय अंग्रेजी राजा का प्रभुत्व था, क्या था? रोमन कैथोलिक चर्च के द्वारा। ओके, नेक्स्ट, इन विच सेंचुरी वायलेंट क्लैसेस वर फाउंड बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि किस शताब्दी में या किस सेंचुरी में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स के बीच वायलेंट क्लैसेस पाए गए हैं, या फिर बोल सकते हैं वायलेंट क्लैसेस मतलब होता है हिंसक झड़पें। किस शताब्दी में हिंसक झड़पें पाई गई, किसके बीच? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में। तो 16th सेंचुरी में ही पाई गई थी। 16th सेंचुरी में ही कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में क्या हुआ था? एक वायलेंट क्लैसेस हुई थी, हिंसक झड़पें हुई थी। नेक्स्ट, अभी हम चर्च के बारे में ही पढ़ रहे हैं, आपके हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से क्वेश्चन है ये। हु हैज़ द अथॉरिटी ऑन इंग्लिश चर्च बिफोर 16th सेंचुरी। 16वीं सदी से पहले अंग्रेजी चर्च पर किसका अधिकार था? जब 16वीं शताब्दी नहीं लगी थी, उसके पहले इंग्लिश चर्च पर किसका अथॉरिटी था, किसका अधिकार था? तो पॉप का था। यहाँ पे अलेक्जेंडर पॉप की बात नहीं हो रही है। पॉप वो होता है जो रोमन कैथोलिक चर्च का लीडर था। द पॉप इज़ द, यहाँ पे पॉप के बारे में बताया गया है, द पॉप इज़ द लीडर ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च। तो पॉप क्या था? रोमन कैथोलिक चर्च का लीडर है, एंड द बिशप ऑफ रोम, और क्या है? रोम का बिशप है। द पॉप इज बिलीव्ड बाय द कैथोलिक्स टू बी द डायरेक्ट सक्सेसर ऑफ सेंट पीटर हु वॉज द लीडर ऑफ एपोस्टल्स। तो कैथोलिक द्वारा पॉप को सेंट पीटर का प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी माना जाता है, जो किसके नेता हैं? एपोस्टल्स के, मतलब प्रेरितों के नेता थे। ओके, आगे कहा जा रहा है, ड्यूरिंग द अर्ली हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियनिटी रोम बिकेम एन इंक्रीजिंगली इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ द फेथ। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ईसाई धर्म के प्रारंभिक इतिहास के दौरान रोम क्या बन गया था? रोम फेथ का सेंटर बन गया था, एक महत्वपूर्ण सेंटर बन गया था, मतलब फेथ का, आस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था रोम। कब? अर्ली हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म के प्रारंभिक इतिहास के दौरान। विच गेव द बिशप ऑफ रोम द मोर पावर over the entire church, thereby ushering in the era of papal supremacy। आगे क्या कहा जा रहा है? जिसने रोम के बिशप को पूरे चर्च पर अधिक शक्ति प्रदान की, जिसने पोप के वर्चस्व के युग की शुरुआत हुई, जिससे पोप के वर्चस्व युग की शुरुआत हुई। ओके, थोड़ा सा देख लेते हैं और। When Catholicism became the official religion of the Roman Empire in 380, the power of the Pope increased, although he was still subordinate to the emperor। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब 380 में कैथोलिक धर्म रोमन साम्राज्य का आधिकारिक धर्म बन गया, तो पोप की क्या हो गई? शक्ति बढ़ गई, हालांकि वो अभी भी सम्राट के अधीन था। नेक्स्ट, ऑन जुलाई 18, 1536 द इंग्लिश पार्लियामेंट पास द लॉ टाइटल एंड एक्ट एक्सटिंग्विशिंग द अथॉरिटी ऑफ द बिशप ऑफ रोम। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि 18 जुलाई 1536 को अंग्रेजी संसद ने रोम के बिशप के अधिकार को समाप्त करने वाला एक अधिनियम शीर्षक से कानून पारित किया। दिस वॉज इन फैक्ट वन ऑफ अ सीरीज ऑफ लॉज विच हैड बीन पास्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस 4 years। यहाँ पे ये वास्तव में उन कानून की श्रृंखला में से एक था जो पिछले 4 वर्षों के दौरान पारित किए गए थे। सेवरिंग इंग्लैंड फ्रॉम द पोप एंड द रोमन कैथोलिक चर्च, जिससे इंग्लैंड को पोप और रोमन कैथोलिक चर्च से अलग कर दिया गया था। तो ये पोप के बारे में थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। In which moment in England the churches broke away from the authority of Pope and Roman Catholic Church। कहा जा रहा है कि इंग्लैंड में किस मूवमेंट में चर्च पोप, यानी कि इंग्लैंड में किस आंदोलन में चर्च पोप और रोमन कैथोलिक चर्च की सत्ता से अलग हो गए थे? तो रिफॉर्मेशन मूवमेंट में ही हुए थे। किस मूवमेंट में हुए थे? रिफॉर्मेशन मूवमेंट में। नेक्स्ट, विच मूवमेंट इज ऑल्सो नोन एज रिलीजियस एंड पॉलिटिकल मूवमेंट इन इंग्लैंड। तो कौन सा ऐसा मूवमेंट है जो रिलीजियस एंड पॉलिटिकल मूवमेंट
जाना जाता है, के रूप में जाना जाता है इंग्लैंड में? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंग्लैंड में ऐसा कौन सा मूवमेंट है जो रिलीजियस एंड पॉलिटिकल मूवमेंट के रूप में जाना जाता है? तो रिफॉर्मेशन। तो रिफॉर्मेशन का ऐसे बोल सकते हैं, रिफॉर्मेशन का अनदर नाम क्या है? रिलीजियस एंड पॉलिटिकल मूवमेंट भी कहा जाता है रिफॉर्मेशन मूवमेंट को। ओके, नेक्स्ट, इन रिफॉर्मेशन मूवमेंट वन कैन फाइंड। आप रिफॉर्मेशन यानी कि सुधार का जो आंदोलन चल रहा था, जब सुधार का आंदोलन आया था, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हम पा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हुई थी सुधार के आंदोलन में, रिफॉर्मेशन मूवमेंट में? द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म, मतलब सामंतवाद का पतन हो गया था, इसमें रिफॉर्मेशन मूवमेंट में, इंपॉर्टेंट है ये। द राइज ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का क्या हो गया था? उदय हो गया था। द राइज ऑफ कॉमन लॉ, जो सामान्य कानून था उसका भी उदय हो गया था। आप कहाँ पा सकते हैं? रिफॉर्मेशन मूवमेंट में हुआ था, सुधार आंदोलन में। नेक्स्ट, द कम्युनिकेशन ऑफ न्यू नॉलेज एंड आइडियाज अमंग स्कॉलर्स एंड द अपर एंड द मिडिल क्लास फाउंड इन विच मूवमेंट? कहा जा रहा है कि विद्वान तथा उच्च एवं मध्यम वर्ग के बीच नवीन ज्ञान एवं विचारों का संचार किस आंदोलन में हुआ? ओके, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो आपके स्कॉलर्स हैं तथा अपर एंड मिडिल क्लास के वर्ग के जो बीच में न्यू नॉलेज और आइडियाज़ का जो कम्युनिकेशन हुआ था वो किस आंदोलन में हुआ था? तो रेनेसां मूवमेंट में हुआ था। ओके, नेक्स्ट, हु स्टूड अप अगेंस्ट द फॉल्स डॉक्ट्रिन्स ऑफ कैथोलिक चर्च? यहाँ पे कहा जा रहा है कि कैथोलिक के झूठे, मतलब कैथोलिक चर्च के झूठे सिद्धांतों के विरुद्ध कौन खड़ा हुआ था? कौन इसके अगेंस्ट खड़ा हो गया था कि कैथोलिक चर्च जो है वो, उसके अंदर क्या होता है? फॉल्स डॉक्ट्रिन्स है, मतलब झूठे सिद्धांत हैं। तो मार्टिन लूथर ये इनके अगेंस्ट हो गए थे, कैथोलिक चर्च के फॉल्स डॉक्ट्रिन के क्या हो गए थे? विरुद्ध हो गए थे, झूठे सिद्धांत के। मार्टिन लूथर के बारे में यहाँ पे बताया गया है। मार्टिन लूथर कौन थे? वॉज अ जर्मन प्रिस्ट, ये एक क्या थे? जर्मन पादरी थे। ओके, जर्मन पादरी थे। ही वॉज अ रिलीजियस रिफॉर्मर, वो क्या थे? वो एक धार्मिक सुधारक थे। हु वॉज द कैटलिस्ट ऑफ द 16th सेंचुरी प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, जो 16वीं शताब्दी के प्रोटेस्टेंट सुधार के उत्प्रेरक भी थे। ओके, नेक्स्ट, हाउ मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेड अगेंस्ट फॉल्स डॉक्ट्रिन्स ऑफ कैथोलिक चर्च? तो मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च के झूठे सिद्धांतों का विरोध कैसे किया? बाय नेलिंग अप अ लिस्ट ऑफ हिज क्रिटिसिज्म, उनकी आलोचना की एक सूची बनाकर। तो मार्टिन लूथर ने कैसे किया था? जो कैथोलिक चर्च के जो फॉल्स डॉक्ट्रिन्स थे, जो झूठे सिद्धांत थे, उसका विरोध कैसे किया उन्होंने? तो उनकी आलोचना की एक सूची बनाकर, एक लिस्ट बनाकर उन्होंने उसका विरोध किया। नेक्स्ट, ऑन विच चर्च डोर मार्टिन लूथर नेल अप हिज लिस्ट ऑफ क्रिटिसिज्म? कहा जा रहा है कि मार्टिन लूथर ने किस चर्च के दरवाजे पर अपनी आलोचना की सूची तैयार की थी? तो विटनबर्ग के। किस चर्च के दरवाजे पर अपनी आलोचना की सूची उन्होंने तैयार की थी? विटनबर्ग के। देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। द रिफॉर्मेशन इज यूजली डेटेड इन 31 अक्टूबर 1517 इन विटनबर्ग, सेक्सोनी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि रिफॉर्मेशन आमतौर पर, जो सुधार था, रिफॉर्मेशन आमतौर पर 31 अक्टूबर 1517 को माना जाता है विटनबर्ग, सेक्सोनी में। वेल लूथर सेंट हिज 95 थीसिस ऑन द पावर एंड इफिशिएंसी ऑफ द इंडल्जेंसेस टू द आर्कबिशप ऑफ मेनज। तो यहाँ पे जब लूथर ने मेनज के आर्क बिशप को भोग की शक्ति और प्रभावकारिता पर अपने 90-50 यानी कि 95 थीसिस भेजे। द थीसिस डिबेटेड एंड द क्रिटिसाइज द चर्च एंड द पेपेसी। थीसिस में चर्च और पोपशाही पर बहस और आलोचना की गई थी। उस थीसिस में किसकी आलोचना की गई थी? चर्च और पेपेसी, यानी कि चर्च और पोपशाही पर बहस की गई थी, डिबेट किया गया था और क्रिटिसाइज किया गया था। नेक्स्ट, इन विच ईयर मार्टिन लूथर नेल अप हिज लिस्ट ऑफ क्रिटिसिज्म? मार्टिन लूथर ने किस वर्ष अपनी आलोचना की सूची बनाई? तो 1517 में। अभी हमने पढ़ा ना मार्टिन लूथर, 1 मिनट। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो मार्टिन लूथर है वो किस वर्ष अपनी आलोचना की सूची बनाए थे? तो 1517 में। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इनके बारे में। द 95 थीसिस आर Deputation on the power of efficacy of indulgence is a list of propositions for an academic disputation written in 1517 by Martin Luther, professor of moral theology,
थियोलॉजी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ विटनबर्ग जर्मनी। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि 95 थीसिस या फिर बोला गया है कि भोग की शक्ति यानी कि डिस्प्यूशन या पावर एंड इफिशियंसी इंडेल्स क्या था प्रभावकारिता पर विवाद जर्मनी के विटनबर्ग विश्वविद्यालय में नैतिक धर्मशास्त्र के प्रोफेसर मार्टिन लूथर द्वारा 1517 में लिखे गए एकेडमी विवाद के प्रस्तावों की एक सूची है। ओके यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि 95 थीसिस या फिर डिस्प्यूशन और पावर एंड इफिशियंसी ऑफ इंटेलिजेंस, ये एक लिस्ट थी। किसकी लिस्ट थी? विवाद की विटनबर्ग के विश्वविद्यालय में नैतिक धर्मशास्त्र के प्रोफेसर मार्टिन लूथर द्वारा 1517 में लिखे गए अकादमी विवाद के प्रस्तावों की एक सूची है। ओके एक सूची है। Luther sent the thesis enclosed with a letter to Albert of Brandenburg, Archbishop of Mainz on 31st October 1517। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? लूथर ने 31 अक्टूबर 1517 को मैनेज के आर्क बिशप ब्रेडनबर्ग के अल्बर्ट को एक पत्र के साथ थीसिस भेजी। A date now considered the start of the Reformation and commemorated annually as Reformation Day। इस तारीख को अब सुधार की शुरुआत माना जाता है और हर साल सुधार दिवस के रूप में मनाया जाता है, रिफॉर्मेशन डे मनाया जाता है। तो अगर क्वेश्चन उठता है कि रिफॉर्मेशन डे कब मनाया जाता है तो 31 अक्टूबर 1517 को। ओके इस चीज़ को याद रखिएगा, इस दिन को ही रिफॉर्मेशन डे मनाया जाता है, हुआ था इसी दिन को। ओके नेक्स्ट आगे चलते हैं। In which century a discontent and revolt against the Pope Church has been started in England। तो किस शताब्दी में, किस सेंचुरी में इंग्लैंड में पोप चर्च के विरुद्ध असंतोष एवं विद्रोह प्रारंभ हुआ? तो 14वीं शताब्दी के यानी कि 14th सेंचुरी में। ओके तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? द रैम्पेंट देख लेते हैं। The rampant corruption of the medieval church gave rise to reformers such as John Wycliffe and John Huss, and religious sects condemned as heresies by the church such as the Bogomils and Cathars among many others। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मध्ययुगीन चर्च के बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार ने जॉन वाइक्लिफ और जॉन हस जैसे सुधारकों और बोगोमिल्स और कैथर जैसे कई अन्य धार्मिक संप्रदायों का जन्म दिया। ठीक है, जिनकी चर्च द्वारा विधर्मियों के रूप में निंदा की गई। नेक्स्ट है द मिडीवल माइस्टिक मार्जरी कैंपे चैलेंज द wealthy clerics to reform their corruption while almost 200 years before Hildegard of Bingen has done the same John Wycliffe। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मध्ययुगीन रहस्यवादी मार्गरी कैंपे ने धनी मौलवियों को अपने भ्रष्टाचार में सुधार करने के लिए चुनौती दी। ऑलमोस्ट 200 ईयर्स बिफोर यानी कि जबकि लगभग 200 साल पहले हिल्डेगार्ड ऑफ बिंगन यानी कि बिंगन के हिल्डेगार्ड ने भी ऐसा ही किया था। ओके जॉन वाइक्लिफ क्वेश्चन द प्रिविलेज्ड स्टेटस ऑफ द क्लर्जी। तो जॉन वाइक्लिफ ने पादरी वर्ग की विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति पर सवाल उठाया था उन्होंने। आगे कहा जा रहा है विच हैज bolstered their powerful role in England and the luxury and pomp of local parishes and their ceremonies। तो जिसने इंग्लैंड में उनकी शक्तिशाली भूमिका और स्थानीय पल्लवी और उनके समारोहों की विलासिता और धूमधाम को बढ़ावा दिया था। जॉन हस was a Czech theologian and philosopher who became a church reformer। तो जॉन हस क्या थे? जॉन हस एक चेक धर्मशास्त्री और दार्शनिक थे जो चर्च सुधारक बने। द चर्च वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन रिफॉर्म। तो चर्च को सुधार में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ओके नेक्स्ट however because it had the last word on any subject as God's voice on earth। हालांकि क्योंकि इसमें पृथ्वी पर ईश्वर की वाणी के रूप में किसी भी विषय पर अंतिम शब्द था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु फर्स्ट अटैक द पेपेसी एंड द प्रिवेलिंग करप्शन इन चर्च।
तो सबसे पहले यहाँ पे कहा जा रहा है कि सबसे पहले पोप तंत्र यानी कि पेपेसी और प्रभुसत्ता पर चर्च में भ्रष्टाचार पर आक्रमण किसने किया था? तो जॉन वाइक्लिफ ने किया था। ओके, यहाँ पे जॉन वाइक्लिफ के बारे में बताया गया है। जॉन वाइक्लिफ, इनका जन्म 1320 में हुआ था, इनकी डेथ 1384 में हुई थी। वॉज एन इंग्लिश स्कॉलेस्टिक फिलोसोफर, थियोलॉजियन, बाइबिलिकल ट्रांसलेटर, रिफॉर्मर, प्रीस्ट एंड द सेमिनरी प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। तो ये क्या थे? जॉन वाइक्लिफ एक अंग्रेजी विद्वान, दार्शनिक, धर्मशास्त्री, बाइबिल अनुवादक, सुधारक, पुजारी और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में एक मदरसा प्रोफेसर थे। Wycliffe's central tenet was his belief in the Bible is only source of Christian doctrine। तो वाइक्लिफ का केंद्रीय सिद्धांत ये था कि बाइबिल में उनका विश्वास ईसाई सिद्धांत का एकमात्र स्रोत है। नो अर्थली इक्लेजियास्टिकल अथॉरिटी ही फेल्ट कुड अगमेंट और चेंज व्हाट वाज इन द स्क्रिप्चर्स। तो उनका मानना था कि कोई भी सांसारिक चर्च प्राधिकार पवित्र शास्त्र में जो कुछ है उसे बढ़ा या बदल नहीं सकता। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, हु इज़ कॉल्ड द मॉर्निंग ऑफ स्टार ऑफ हु इज़ कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। तो मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन किसे कहा जाता है? तो जॉन वाइक्लिफ को कहा जाता है। अगर क्वेश्चन ये होता है कि मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा, तो मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा आपके जेफरी चौसर हैं। मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन वाइक्लिफ हैं। ओके, वाइक्लिफ वॉज अकॉर्डिंगली कैरेक्टराइज्ड एज द इवनिंग स्टार। तो इन्हें इवनिंग स्टार भी कहा जाता है वाइक्लिफ को। ओके, और मॉर्निंग स्टार ऑफ इंग्लिश रिफॉर्मेशन भी कहा जाता है। दो चीज़ें ये जाने जाते हैं, इवनिंग स्टार और द मॉर्निंग स्टार ऑफ इंग्लिश रिफॉर्मेशन के रूप में ये जाने जाते हैं। दिस एपिथेट वॉज फर्स्ट यूज बाय द 16th सेंचुरी हिस्टोरियन एंड कॉन्ट्रोवर्शियलिस्ट जॉन बेल इन द एलेस्ट्रियम मायोरिस ब्रिटानिया स्क्रिप्टोरम। ओके, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ये जो एपिथेट है, इस विशेषण का प्रयोग पहली बार 16वीं शताब्दी के इतिहासकार और विवादास्पद जॉन बेल ने अपने एलेस्ट्रियम मायोरिस ब्रिटानिया स्क्रिप्टोरम में किया था। ओके, नेक्स्ट है जेफरी चौसर। जेफरी चौसर हैज़ बीन कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसेंस। क्वेश्चन आ भी गया है, जेफरी चौसर को क्या कहा जाता है? मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसेंस कहा जाता है। चौसर वाज एन इंग्लिश राइटर हु लिव्ड ड्यूरिंग द 14th सेंचुरी। चौसर क्या है? एक इंग्लिश राइटर हैं जो आपके 14वीं शताब्दी के दौरान रहते थे। ओके स्टूडेंट, तो इसमें हम 20 क्वेश्चन ही रखे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। इसमें जो आपके एक्सप्लेनेशन दिए हैं वो बहुत ही लेंदी है और उसको भी पढ़ना ही पड़ता है, पढ़ाना ही पड़ता है, उसको स्किप नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम एक क्वेश्चन तो नहीं समझ पाएंगे जब तक हम उसका एक्सप्लेन नहीं समझेंगे। ओके स्टूडेंट, तो इसमें 20 क्वेश्चन ही थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और इसका PDF चाहिए तो आप हीना इंग्लिश क्लासेस से टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।